सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी लोगों के मध्य इस ऑनलाइन की कक्षा में भाषा, लिपि और व्याकरण पाठ को लेकर के। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे भाषा, लिपि और व्याकरण शीर्षक में ही 3 चीज़ों का समावेश किया गया है। भाषा को पढ़ना होगा, उसके बाद फिर लिपि को हम पढ़ेंगे और अंत में हम फिर व्याकरण को पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भाषा, लिपि और व्याकरण के तहत सर्वप्रथम हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या है और वह क्या होती है। प्यारे बच्चों, भाषा से संबंधित आप कुछ मूलभूत चीज़ों को अपने दैनिक जीवन के साथ साथ पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ते और समझते आए हैं। भाषा क्या होती है, इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप भी समझते हैं कि भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आइए हम साहित्य के क्षेत्र में भाषा को किस रूप में देखते हैं, इसे जानते हैं। सर्वप्रथम हम भाषा की परिभाषा देखेंगे। ध्वनियों का वह सार्थक समूह जिनसे विचारों का आदान प्रदान होता है वह भाषा कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, भाषा क्या है? भाषा ध्वनियों का सार्थक समूह, ध्वनियों का सार्थक है, अर्थात ध्वनियों का वह समूह जो सार्थक हो। सार्थक कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो ध्वनि है उनका कोई ना कोई अर्थ निकले। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर करते हैं, आप भाषा शब्द को ही, यह भी ध्वनियों का समूह है, लेकिन अगर आप इसे उल्टा कर दीजिए, पहले हम सा लिख देते हैं श, उसके बाद अगर आप भा लिखते हैं तो कहीं ना कहीं यह उल्टा हो जाएगा और इसके भावों को आप समझ नहीं पाएंगे। शाभा होता है, अब शायद इसका अर्थ आप नहीं समझ पाएंगे। तो ध्वनियों का जो भी समूह होगा वह सार्थक होगा, उसी को हम भाषा कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाषा ध्वनियों का समूह तो हो गया लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वह भाषा नहीं कहलाएगा। भाषा वही कहलाएगा जो सार्थक होगा, जिनसे आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। आइए आगे हम देखते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना, प्रकट करना अथवा कहना। भाषा भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का एक बहुत सशक्त माध्यम है। भाषा भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का एक बहुत ही सशक्त मतलब होता है बहुत ही अच्छा माध्यम है, बहुत ही, एक तरह से देखा जाए भाषा ही ऐसा चीज है जिससे हम अपने विचारों को अभिव्यक्ति करते हैं। आप सोचिए कि अगर आपके पास शब्द ना हो, आपके पास अपने अंदर की भावों को व्यक्त करने के लिए कोई भाषा ना हो, तो आप क्या अनुभव करेंगे? इसलिए कहा गया कि जो भाषा है वह भाव एवं विचारों के आदान प्रदान करने का बहुत ही सशक्त माध्यम है। भाषा के भेद हम देख लेते हैं। मुख्यतः भाषा के 2 भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। प्यारे बच्चों, मौखिक में 2 शब्द मिलकर के बना मुख और एक। मुख मूल शब्द है और इस मुख के मूल शब्द में जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तब ये होता है मौखिक। मुख और एक। तो प्यारे बच्चों, जब आप केवल मुख के द्वारा उच्चरित विचारों को जानते और समझते हैं तो उसे हम मौखिक कहते हैं। प्राचीन काल में हमारी शिक्षा प्रणाली गुरुकुल आश्रम पद्धति था। आप जानते हैं कि पूर्व में हमारी जो शिक्षा दी जाती थी वो कहीं न कहीं आश्रमों में प्रदान की जाती थी, और आश्रम में उस समय लिखित का कोई साधन नहीं था, लिखने का कोई माध्यम नहीं था। इसलिए जो शिक्षा था वह पीढ़ी दर पीढ़ी केवल मौखिक वाचन के द्वारा ही दी जाती थी। लिखित भाषा, आज के समय में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं और लिखते हैं उसमें अधिकांश सामग्री हमारी लिखित होती है। हम पुस्तकों को पढ़ते हैं, वह लिखित भाषा का ही रूप है। आप कहीं पर अपने विचारों को किसी के पास भेजना चाहते हैं तो उसे लिख करके ही भेजते हैं।
और तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज आप लिखित रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। मौखिक भाषा को अब हम एक एक करके भाषा के इन दो भेदों को समझ लेते हैं। मौखिक भाषा, जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाता है। अर्थात जब हम अपने विचार को केवल और केवल बोलकर प्रकट कर सकते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे प्रवचन देना, अनुलेख लिखवाना, आश्रम शिक्षा पद्धति आदि। प्रवचन देने से आप समझते होंगे कि जो हमारे धर्मगुरु होते हैं वह कहीं न कहीं श्रीमद् भागवत की कथा या अपने विचार लोगों के मध्य मौखिक रूप में देते हैं। अनुलेख लिखवाना होता है जब हम कोई शिक्षक बोल रहे होते हैं और बच्चे उसे लिख रहे होते हैं तो जो शिक्षक के द्वारा बोला जा रहा है उसे हम मौखिक बोलते हैं। आश्रम शिक्षा पद्धति आप जानते हैं, आश्रम शिक्षा पद्धति में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता था। लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाता है। जैसे पुस्तकें, पत्र, संदेश आदि। प्यारे बच्चों, आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, उन पुस्तकों को पढ़ने के कारण ही आपके ज्ञान का वर्धन होता है और उन पुस्तकों में जो ज्ञान सन्निहित है, जो ज्ञान रखा गया है वह लिखकर रखा गया है, इसलिए ऐसी भाषा को हम लिखित कहते हैं। आप अपने माता पिता सगे संबंधियों के पास अपने विचार भेजना चाहते हैं, आप उसके लिए पत्र लिखते हैं। उस पत्र के द्वारा ही आप अपने विचारों को अपने माता पिता या सगे संबंधियों के पास भेजते हैं, वह भी लिखित रूप है। या आप अपने मित्रों या सहयोगियों को किसी प्रकार का संदेश भेजना चाहते हैं, वह कोई बधाई संदेश होता है या कोई शुभकामना संदेश होता है या ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए आप बधाइयाँ देना चाहते हैं, तो वह भी भाषा का लिखित रूप ही है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि भाषा मूल रूप से दो प्रकार होता है। एक तो मौखिक भाषा जो मुख से केवल बोली जाती है, वो लिखी नहीं जाती, या ऐसी भाषाएं जो पूर्व में केवल मौखिक रूप में ही समाज में प्रचलित थी, लिखित रूप में उनका कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसी भाषाओं को हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, आज के संसार में लिखित भाषा के तमाम रूप आपके समाज में प्रचलित हैं। किताबों, पुस्तकों या पत्र संदेशों के माध्यम से भी आप लिखित भाषा का प्रयोग करते आए हैं। अब हम देखते हैं भाषा के अन्य भेद। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पढ़ने की दृष्टि से केवल आपके यहाँ भाषा के दो भेद ही देखना है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यहाँ पर जिन भाषाओं का हम जिक्र करेंगे वह केवल आपके सामान्य ज्ञान के वर्धन के लिए ही करेंगे, जिससे आप भाषा के अन्य भेदों को भी समझ सकें। पहला हमारा है मानक भाषा। मानक भाषा में मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी भाषा होती है जो साहित्य में विद्वानों के द्वारा तय किया गया जाता है कि कोई भी शब्द किस रूप में लिखा जाएगा। वर्तनी संबंधित तमाम अशुद्धियां होती हैं, उन वर्तनी संबंधित तमाम अशुद्धियों को दूर करने के लिए ही एक मानक स्थापित किया जाता है, जिससे समाज में उन्हीं शब्दों का प्रचलन किया जाए। इसके प्रयोग से यह होगा कि कोई भी शब्द बिगड़ेगा नहीं। आप यदि हाथी को आसाम में हाथी ही कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में हाथी कहते हैं, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि जगहों में भी आप हाथी ही कहते हैं। उसका कारण यही है कि वह मानक हो गया है कि यदि हम हाथी को हाथी कहेंगे। हाँ, अगर वह अन्य भाषाओं में हो सकता है उर्दू में, असमिया में या डोगरी में हाथी को कुछ और ही नामों से जाना जाता होगा, तो वह अलग विषय हो सकता है, वह अलग भाषा में हो सकता है। लेकिन मानक भाषा में, हिंदी के रूप में यदि आप हाथी शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप पूरे विश्व में हाथी को हाथी ही कहा जाता है। यह कार्य मानक भाषा का ही होता है। तो मानक भाषा वह भाषा जो विद्वानों के द्वारा
सुगठित और सुसंगठित किया जाता है। मातृभाषा, मातृभाषा ऐसी भाषा जो हम अपने माता से सीखते हैं। कहा भी जाता है कि माता ही पहली विद्यालय होती है, माता ही हमारी प्राथमिक विद्यालय है। तो इसलिए ऐसी भाषा जो बच्चों को उनके माँ के द्वारा बोली और सीखी जाती है उसे मातृभाषा कहते होंगे। किसी की डोगरी होगी, किसी की संथाली होगी, किसी की भोजपुरी होगी, अवधी होगी। लेकिन जब हम पढ़ने के क्षेत्र में देखते हैं तो कोई अंग्रेजी के रूप में पढ़ता है, कोई हिंदी के रूप में पढ़ता है। यह जरूरी नहीं होता कि जो अंग्रेजी आज आप और हम बोल रहे हैं उसकी मातृभाषा अंग्रेजी हो भी सकता है, लेकिन अधिकांशतः मातृभाषा हमारी बोली के रूप में प्रचलित होती है। अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, डोगरी, पंजाबी आदि, अर्थात ऐसी भाषा जो अपनी माता से बच्चा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा प्यारे बच्चों वह भाषा होता है जो एक देश में अधिकांश जनता के द्वारा बोली जाती है। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और राजभाषा, राजभाषा वह भाषा होती है जो किसी भी प्रदेश की या किसी भी देश की वहाँ के सरकार अपने काम काज करने के लिए उस भाषा का प्रयोग करे, उसे हम राजभाषा कहते हैं। हमारी हिंदी जो भाषा है वह हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए आप 3 बत्तियों के संकेत पर ही अपनी यातायात जारी करते हैं। लाल बत्ती जो सिग्नल होता है वह रुकने का संदेश होता है। हरी बत्ती जो होता है वह जाने का संकेत होता है। तो उन संकेतों के माध्यम से ही आप अपनी गाड़ी को चालू करते हैं या रोकते हैं। वह कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है। संकेत से चलने वाली जो भाषा है उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। पशु पक्षियों की भी भाषा होती है, उनकी भाषा को उनके पशु पक्षी ही समझते हैं। इसी तरह से कोरोना के काल में यह चित्र जो आप देख रहे हैं कहीं न कहीं ये संकेत दे रहा है। पहला जो चित्र है उसमें अपने हाथ धुलने का संकेत है। दूसरा है कि आप खांसते समय अपने टिश्यू या अपने रुमाल को अपने मुंह पर लगाएं। यदि आपको शंका है, दुविधा है कि मैं कोरोना से मुझे बचना है, तो आप बिना हाथ धुले अपनी आंख, कान, हाथ को मत छुएं। यह क्या है? इस चित्र को देखते ही आप इन संकेतों को समझ जाते हैं। ऐसी भाषा को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। प्यारे बच्चों, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। उनमें हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, कश्मीरी सहित 22 ऐसी भाषाएं हैं जो भारत में प्रचलित हैं। उन्हें भारत के संविधान में जगह दिया गया है। भाषा तथा बोली को हम समझ लेते हैं। भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है, जबकि बोली का विकसित रूप भाषा कहलाता है। प्यारे बच्चों, हमने अभी जिक्र किया कि मातृभाषा किसी भी बच्चे की वह बोली का रूप भी होती है। डोगरी, पंजाबी, संथाली, अवधी, भोजपुरी, मगही, यह सब जो बोलियां हैं वह छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती हैं, अल्प विकसित होती हैं। अल्प विकसित कहने का अर्थ यह है कि वह ऐसी भाषाएं नहीं होती जिनका साहित्य के रूप में पुरजोर या विस्तृत भूभागों पर वह प्रयोग की जाती हो, उसे हम बोली कहते हैं। और वही बोली जब विस्तृत मतलब अनेक क्षेत्रों में बोली जाती हो, एक ही प्रदेश में कई बोलियां हो सकती हैं, या अनेक, जब वही बोली, जैसे मान लीजिए अवधी हो गई, तो अवधी आप देखेंगे कि केवल फैजाबाद में ही नहीं बोला जाता, फैजाबाद के साथ साथ अनेक जनपदों में भी बोली जाती है। यहाँ तक कि आपके कुछ क्षेत्र अन्य प्रदेशों में भी बोली जाती है।
तो कहने का मतलब ये है कि बोली जो है वह अल्प विकसित रूप है और भाषा जो है उसका विकसित रूप है। बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्रों में बोली जाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और इसीलिए हर वर्ष हम लोग 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया, इसलिए तब से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज में कोई दुविधा आपको ना रहे कि राष्ट्रीय हिंदी क्या है और विश्व हिंदी क्या है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जब हम मनाते हैं तो अपने राष्ट्र भारत में ही केवल उसका आयोजन किया जाता है, लेकिन जब हम विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो वह विश्व के अनेक देशों में मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इन चित्रों में आप देख करके भी इसको भली भांत समझ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं लिपि। किसी भाषा के ध्वनि को जिन लेखन चिन्हों के माध्यम से प्रकट किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। सामान्यतः हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है, लेकिन अनेक भाषाओं की लिपियां एक समान भी होती हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी की गुरमुखी है, उर्दू की फारसी और हिंदी, संस्कृत, नेपाली आदि भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाषा को जिन लेखन चिन्हों के माध्यम से मान लिया जाए कि लिपि ऐसी प्रणाली है जिनमें हम अपने भाषा को एक संकेत देते हैं कि अगर हम इसको इस रूप में लिखते हैं तो यह का कहलाएगा, यह होगा देवनागरी लिपि। अगर हम इसको इस रूप में लिखते हैं तो एक के कहलाएगा, रोमन लिपि। लेकिन दोनों ये भी का ही रूप है। यदि आप उर्दू में या फारसी में देखते होंगे इस तरह से लिखा होता है, अब हमें नहीं पता ये क्या होता होगा उर्दू का, या ऐसे करके लिख दिया जाता है तो वह फारसी लिपि हो जाती है। इस तरह से जिन चिन्हों के माध्यम से ये चिन्ह है प्यारे बच्चों, यह केवल एक संकेतों का चिन्ह है कि यदि ऐसे आकार में हमने कुछ रूप लिखा तो का कहलाएगा, या ऐसे अगर हम व्यक्त करेंगे तो के कहलाएगा, या इस तरह से अगर हम अपना कुछ रूप में प्रयोग करते हैं उसका कुछ मतलब होता होगा। आप तमिल तेलुगु की लिपियां देखते होंगे, कन्नड़ लिपि भाषा तमिल तेलुगु की, तो वहाँ पर बड़े से अजीबो गरीब से होते हैं, लेकिन जो लोग दक्षिण भारत के हैं, जो उन भाषाओं को पढ़ते हैं, वो तो इन लिपियों को समझ जाते हैं। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि लिपि वह माध्यम है जिनके द्वारा लिखने के जो चिन्ह हैं उनका निर्धारण हम करते हैं। इस फोटो में आप देख रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे तमाम इस प्रकार के मुहरें मिली हुई हैं जिन पर इस तरह के आकार बने हैं। इसे कहते हैं चित्रात्मक लिपि। चित्रों के माध्यम से जो भावों का व्यक्त होता है उसे हम चित्रात्मक लिपि कहते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे, पता नहीं ये गाय है या बैल है या नीलगाय है या बारहसिंगा है, या ये जो ऊपर में आप देख रहे होंगे इनका भी कुछ उस समय महत्व रहा होगा। तो इस तरह से लिपि ऐसी माध्यम है जिनके द्वारा हम अपने भाषा को जब लिखते हैं तो उनके लेखन के चिन्हों का वह एक माध्यम होता है। हर भाषा की लिपियां अलग अलग होती हैं, लेकिन अनेक भाषाओं की लिपियां एक भी हो सकती हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी की गुरमुखी है, उर्दू की फारसी है, हिंदी, संस्कृत, नेपाली आदि भाषाओं की जो लिपियां हैं वो कहीं न कहीं देवनागरी हैं। तो इस तरह से अनेक भाषाओं की अनेक लिपियां हो सकती हैं। पक्षियों की भी अपनी भाषाएं होती हैं, उनकी लिपियां होती हैं कि नहीं होती हैं, हमने तो आज तक नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा कि कहीं पर पशु पक्षियों को भी क्लासें लगती हों। जब पशु पक्षियों की क्लास नहीं लगती होगी तो किसी ने किसी को पक्षी को लिखते नहीं देखा,
तो इसका मतलब पशु पक्षियों में लिखने के जो माध्यम है वह लिखित नहीं है, वह केवल मौखिक है। और लिखित क्यों नहीं है? क्योंकि उनको कभी लिखते देखा नहीं गया, और जब वो अगर लिखते तो उनकी कोई न कोई लिपि होती, और इसीलिए लिपि को आप समझ गए होंगे कि लिपि लिखने का एक ध्वनि संकेत है। यहाँ पर आप चित्रों के माध्यम से हमने दिखाने का प्रयास किया कि बंगला लिपि जो देखते हैं आप, असमिया लिपि जो है, गुजराती में आप गुजराती भाषा की जो लिपि आप कैसे लिखते हैं, हिंदी की हमारी देवनागरी लिपि आप देख ही रहे हैं, तो मराठी का भी आप देख रहे हैं कुछ हमारी भाषा से ही मिलजुल रहा है, हिंदी भाषा से। इस तरह से ये जो लिपियाँ आप देख रहे हैं, यह एक ही वर्ण है, या इन सब का लिखने का जो ढंग है वो अलग अलग है, और इसी लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। भारत के नक्शे को अगर आप उन भाषा क्षेत्रों के आधार पर देखेंगे, ये गोवा हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा शायद ये होगा, तो इनको अगर आप इनके क्षेत्रों के आधार पर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं इस रूप में व्यक्त होगा। तो इस तरह से लिपि हमारे प्यारे बच्चों भाषा के लिखने का एक ढंग है कि किसी भी भाषा में हम किस वर्ण को किस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए, हमें विश्वास है कि आप लिपि को अब समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं व्याकरण की तरफ। भाषा के शुद्ध प्रयोग के जानने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। ये सभी नियम हमें व्याकरण से ही ज्ञात होते हैं। प्यारे बच्चों, पहले भाषा आई, और जब भाषा के अनेक रूप विखंडित होने लगे, जब भाषा कहीं ना कहीं अलग अलग होने लगी, तो उस भाषा को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम बनाने पड़े, और उन नियमों को बनाने का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया संस्कृत भाषा में पाणिनि जी के द्वारा किया गया। पाणिनि जी के 14 माहेश्वर सूत्र आप संस्कृत में हो सकता है कि पढ़े होंगे या अगली कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, आयुर्वेद का योग करके। वह जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उनसे ही भाषा का उद्भव हुआ, भाषा का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है कि भाषा के लिखने का जो ढंग आया वो कहीं ना कहीं पहली बार पाणिनि जी के माध्यम से ही आया, और उन्होंने ही भाषा को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए व्याकरण लिखा। और आज उसी व्याकरण के माध्यम से हर भाषा की कुछ न कुछ व्याकरण प्रणाली है कि कौन सी भाषा, कौन सी शब्द या वाक्य किस रूप में प्रयोग किया जाएगा। अंग्रेजी भाषा के अलग लिखने के जो नियम है ग्रामर में, हिंदी भाषा के लिखने के अलग नियम हैं, जैसे कर्ता कर्म क्रिया हमारे यहाँ आता है। हो सकता है अंग्रेजी में पहले भाषा आए, सब्जेक्ट आए, उसके बाद वो आए। तो इस तरह से व्याकरण ही यह बताता है कि किसी प्रकार किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या होगा, वह जो नियम बताता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शब्द की अगर आप देखेंगे तो वी और आ उपसर्ग और करण मूल शब्द है। विशेष रूप से जो कार्य किया जाए उसे हम कहते हैं व्याकरण। इस तरह से व्याकरण मेरे प्यारे बच्चों किसी भी भाषा को सुगठित और सुसंगठित करने के नियमों का एक समूह है, एक ग्रंथ है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं व्याकरण के अंग। अगर आप देखा जाए तो व्याकरण के भी अंग होते हैं। वर्ण विचार, जिनमें हम वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों के बनावट क्या और किस प्रकार की होती है, इन सब का अध्ययन हम वर्ण विचार में करते हैं। सब शब्द विचार में हम शब्द के जब वर्ण एक शब्द का आकार लेता है, अनेक सार्थक वर्ण मिल करके एक शब्द का निर्माण करते हैं, उस विचार को हम शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार में हम शब्दों की बनावट, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों के विभिन्न रूप किस प्रकार से होता है, यह सब हम शब्द विचार में पढ़ते हैं। पद और शब्द विचार दोनों का चित्र एक जैसा रखने का हमारा कारण यह था कि शब्द और पद दोनों उसी प्रकार हैं
जैसे आप अपने घर में, मान लीजिए आप अपने घर में हैं, एक सामान्य रूप में रह रहे हैं, तो आप उस सामान्य रूप में एक परिवार के सदस्य हैं। लेकिन जब आप ही अपने किसी रिश्तेदार में, अपने किसी मेहमान, किसी सगे संबंधी के यहाँ आप जब जाते हैं, तो आप उस परिवार के सदस्य ना होकर के मेहमान हो जाते हैं, है ना। तो जो मेहमान हो जाते हैं, लेकिन है तो आप ही। तो उसी तरह से जो शब्द है वह जब अलग रहता है, एक रूप में, केवल स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है, तब उसे हम शब्द कहते हैं। लेकिन जब वही शब्द आपके वाक्य में प्रयोग होता है, तब उसी शब्द को हम पद कहते हैं। तो पद विचार में पदबंध, पद क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं। तो शायद आप शब्द विचार और पद विचार को समझ गए होंगे कि जो शब्द है वो स्वतंत्र है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया राजा, तो राजा शब्द हमारा लिखने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने राजा शब्द लिखा है, शब्द है। क्यों? क्योंकि वह अकेला शब्द, इसे आप कहीं भी कर सकते हैं। हमने इसमें जोड़ दिया कि जम्मू के राजा, तो जम्मू के राजा कह देने से एक वाक्य बन गया। राजा का महल लिख दिया, तो राजा का महल लिखने से एक वाक्य बन गया, और यही राजा जो शब्द था, अब वो राजा शब्द पद कहलाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर शब्द और पद दोनों के चित्र एक समान रखे हुए हैं, क्योंकि जो शब्द है वह और जो पद है वह दोनों एक समान हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर प्रयोग होने के कारण इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि आप अगर हमने उदाहरण दिया कि मान लीजिए आप अपने पिताजी का ही उदाहरण ले लीजिए। पिताजी अगर आपके घर में हैं, तो वही पिताजी आपके पिता के रूप में ही जाने जा रहे हैं। लेकिन जब वही पिताजी आपके ननिहाल में चले जाते हैं, तो वहाँ पर उस ननिहाल में पहुँचने के बाद वह मेहमान हो गए, आपके नाना नानी के वह दामाद जी हो गए, आपके मामा जी के वो जीजा जी लगने लगे। क्यों लगने लगे? क्योंकि उनका स्थान परिवर्तन हो गया, और वही पिताजी अपनी माँ ससुराल में जाने के बाद उनके अलग रूप हो गए। या फिर आप वहाँ से हटा करके अपने पिताजी को अपनी बुआ जी के यहाँ भेज दीजिए, तो वही पिताजी आपकी बुआ जी के यहाँ मामा जी कहलाते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, शब्द एक ही है और पद उसी का दूसरा रूप है। दोनों अलग अलग रूप में प्रयोग होने के कारण ही वह अलग अलग रूप में जाने जाते हैं। अब हम आते हैं वाक्य विचार पर, और वाक्य विचार में आप वाक्य से संबंधित वाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है, उपबंध क्या है, इन सब चीजों की चर्चा हम वाक्य विचार में करते हैं। आगे की कक्षा में आपको पढ़ने को मिलेगा वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। प्यारे बच्चों, भाषा, लिपि और व्याकरण का यह पाठ आप लोगों ने भली बात समझा, सुना और देखा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने इस पाठ को भली भांति समझ लिया होगा। आगे की कक्षा में हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।